Hello learners, welcome back to my new video that is expenditure method of national income। राष्ट्रीय आय की व्यय विधि जो कि हमारा थर्ड मेथड है। इससे पहले हमने इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड किया है। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो हमारे पास क्या है, जो व्यय विधि है इसे हम व्यय विधि कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, नेशनल इनकम की कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी खर्च करने वाली इकाइयां हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी खर्च करने वाली इकाइयां हैं उनके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उनको उनके सम से हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो दिस मेथड मेजर्स फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसीडर्ड। अब जितनी भी साधन आय हुई थी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में, जिनको भी वो इनकम मिलती है वो उसे क्या करते हैं, उपभोग पर या निवेश पर खर्च कर देते हैं। उस उपभोग या निवेश पर जितनी जो भी खर्च किया जाता है उन सब के जोड़ को ही एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? फाइनल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है, जितना भी अंतिम व्यय किया जाता है किसी भी एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में, उसके कुल व्यय के जोड़ को हमारे पास जो आता है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा। इसका मतलब है इस विधि के अनुसार एक देश में जितना भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो भी खर्च किया जाता है उसके जोड़ को जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम कहते हैं। अब इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं? तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकर फाइनल एक्सपेंडिचर। जो भी व्यय करने वाली इकाइयां हैं वो कौन सी आर्थिक इकाइयां हैं? तो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर गृहस्थ जितना भी खर्चा करते हैं उसको ऐड किया जाता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर फर्म, उत्पादक या फर्म जो भी निवेश के लिए जितना भी खर्चा करती है वो हम ऐड करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर सरकार उपभोग पर और निवेश दोनों ही तरह से खर्च करती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक फाइनल इन्वेस्टमेंट। कि जो भी हमारी इनकम होती है या तो उसे हम कंज्यूम करते हैं या उसे हम फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अंतिम उपभोग व्यय, उसमें दो तरह से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड है। नेक्स्ट फाइनल इन्वेस्टमेंट, जो भी निवेश किया जाता है उसमें ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, और चेंज इन स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स में परिवर्तन होता है, एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा। तो फाइनल एक्सपेंडिचर में हम ये सभी चीज़ों को ऐड करते हैं। तो इसे हम एक ग्राफ से दिखा सकते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर दो तरह से, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। That is classified further प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अब जो ग्रोस डोमेस्टिक, जो हमारे घरेलू पूंजी निर्माण है, उसमें एक तो फिक्स कैपिटल जो स्थायी पूंजी निर्माण है, और एक चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है जो भी हमारी प्रोड्यूसिंग इकाइयां हैं उनके स्टॉक में जो परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो भी ऐड किया जाएगा। और नेट एक्सपोर्ट्स। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं, फिर इन्वेस्टमेंट में हम क्या क्या लेंगे। तो सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है अंतिम उपभोग व्यय, तो उसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थोड़ी सी जो ये मेथड है वो थोड़ा सा पहले दो मेथड से थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंथी मेथड है ये। अदरवाइज इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? टू मेजर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर द वॉल्यूम ऑफ फाइनल सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर, हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स इज मल्टीप्लाइड बाय देयर रिटेल प्राइसेस। इसका मतलब जितने भी गृहस्थ हैं उनको सेवाएं प्रदान करने वाली जो भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको सेवाएं प्रोवाइड करती हैं, इसके साथ ही हमारी ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं, सेमी नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो
टिकाऊ नहीं होती, और नॉन सेमी ड्यूरेबल गुड्स अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं उन सभी को उनके रिटेल प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसका मतलब उनकी जो भी कीमतें हैं उसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका प्राइवेट, इसका मतलब है कि जो भी निजी लोग जितनी भी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स लेते हैं उन सभी, इट मीन्स उन्होंने खर्चा किया, वो सारा खर्चा हम इसमें लेते हैं। इट इज़ इन इट वैल्यू फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड। कौन कौन से आइटम्स हैं? अदर गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन हाउसेस प्रोड्यूस इन द करंट ईयर। घर बनाने के अलावा, क्योंकि जो घर बनाने का खर्चा है वो हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे, घर बनाने के अलावा जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की हैं, जिनके ऊपर खर्चा किया है, वो ऐड की जाएंगी। वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड इन काइंड, जो वेजेज एंड सैलरीज हमें वस्तु के रूप में मिली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी कहीं पर काम करते हैं, कोई मजदूर काम करते हैं, किसी दुकान पर काम करते हैं, तो फिर उनको उनकी पेमेंट के बदले में जो भी उनकी सैलरी या वेजेस है उसके बदले में उनको कोई सामान दे दिया जाता है, तो वो भी उनका एक तरह से, अगर उनको कैश मिलता तो वो खर्चा करते, लेकिन अब उनको सीधा सामान मिल गया। गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड, अगर हमें किसी तरह के कोई गिफ्ट्स मिले हैं। डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, और अगर हमने विदेशों से कोई भी डायरेक्ट परचेज की है। एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड हाउसेज एंड वेजेस पेड टू द सर्वेंट्स, जो हमारे अपने सेल्फ ओन्ड हाउसेज हैं उसका जो किराया है, अगर वो हम अपने घर में न रहकर कहीं और पे करते तो वो भी हमारा खर्चा होता, तो इन सभी खर्चों को भी उसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू गवर्नमेंट बाय द एंटरप्राइज मल्टीप्लाइड बाय रिटेल प्राइसेस, जो भी गवर्नमेंट को सेल की गई है एंटरप्राइजेज के द्वारा, उसको हम रिटेल प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो सरकार का खर्चा है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पेड बाय द गवर्नमेंट इज एडिड, जो भी सरकार ने कंपनसेशन दिया एम्प्लॉयज़ को वो भी सरकार का खर्चा है। परचेजेज फ्रॉम अब्रॉड आल्सो एडिड, जो भी परचेजेज सरकार ने किए हैं वो भी इसमें ऐड किए जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइनल, जिसको हमने बोला फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब उपभोग या तो निजी लोग करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनके द्वारा जो भी खर्चा किया गया है किसी भी तरह से, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, किसी भी तरह से जो खर्चा किया गया है वो हमने लिया, और एक हमने गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा किया वो हमने इसमें, तो यहाँ तक हमने किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम कर रहे हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, जो हमारे पास है कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण किया हुआ है। पूंजी निर्माण का मतलब क्या है कि जो हमने नई इन्वेस्टमेंट की है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? सबसे पहले ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी हमारा स्थायी पूंजी निर्माण है। फिक्स कैपिटल का मतलब है जो भी हमने स्थायी पूंजी निर्माण किया है, उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं? स्थायी पूंजी निर्माण, जैसे हमने कोई इमारत बनाई है, कोई मशीनरी पर जो भी खर्चा किया गया है वो हमारा होता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। आगे इसको फर्दर क्लासिफाई किया है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह का जो भी कंस्ट्रक्शन किया है। टू मेजर द एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनपुट्स लाइक स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, लेबर इज मल्टीप्लाइड बाय प्राइसेस पेड बाय द बिल्डर्स, जो भी बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो भी उसमें सीमेंट, ब्रिक्स कुछ भी यूज़ किया है, लेबर, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनको प्राइसेस पे किए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉमोडिटी फ्लो अप्रोच, इसे हम कॉमोडिटी फ्लो अप्रोच भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो भी हमने घर बनाया है, जो भी बिल्डिंग्स बनाई हैं, उसके बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला सामान, जैसे ईंट, सीमेंट, रेत, स्टील, श्रम, जो भी हमने बिल्डिंग मटेरियल को यूज़ किया है, उनको उनकी मार्केट प्राइस पेड बाय द बिल्डर्स, इसका मतलब जो भी मार्केट प्राइस है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वो हमारे पास आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन। अब इसमें और क्या चीज़ शामिल है? एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग इट इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, ये भी इसमें ऐड होगा। इट आल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ सब ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, जो भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज है उन्होंने अगर कोई अपने लिए सब ओन्ड इमूवेबल का मतलब जिसको हम मूव नहीं कर सकते, वो भी कोई प्रॉपर्टी बनाई है, उसका प्रोडक्शन किया है,
परचेज ऑफ न्यू हाउसेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स, जो कंज्यूमर हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने अगर कोई नया हाउस परचेज किया है। वर्क इन प्रोग्रेस एट कंस्ट्रक्शन साइट, जो एक साल में जो वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है लेकिन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं। कैपिटल रिपेयर्स, एग्जाम्पल रिपेयर्स इन ओल्ड बिल्डिंग, जो हमारे पुराने घर हैं, इमारतें हैं, अगर उसमें हम कोई नया काम कर रहे हैं, कोई रिपेयर्स कराए हैं, जैसे कोई नए कमरे बनवाना, इस तरह से कोई खर्चा किया जाता है तो वो भी इसमें ऐड होता है। तो सबसे पहले हमने किया कि जो भी कंस्ट्रक्शन पर हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, तो वो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। जो फिक्स कैपिटल का मतलब जो स्थायी पूंजी है वो हमेशा रहेगी, वो हमारे पास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ये ऐड करते हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट का पोर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट है उसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा। तो द वॉल्यूम ऑफ देयर फाइनल सेल्स इज मल्टीप्लाइड बाय द रिटेल प्राइसेस, जो भी हमने सेल की है उसको उसके रिटेल प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड द वॉल्यूम ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर इज फाउंड आउट एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड विद प्राइसेस, जो भी मशीनरी हमने परचेज की है उस दौरान, तो वो भी एक तरह से हमारा खर्चा है, वो हमारे पास लिया जाएगा। तो जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें हम ग्रोस फिक्स कैपिटल, तो एक कंस्ट्रक्शन पर, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और एक मशीनरी पर खर्चा। अब उसके बाद है चेंज इन स्टॉक। अब जो चेंज इन स्टॉक है उसमें दो चीज़ें हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से जब ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं तो वो चेंज इन स्टॉक, इसका मतलब है जो भी हमारा स्टॉक में परिवर्तन हुआ है, इसका जैसे कि जो उसके पास उत्पादक के पास पहले से कोई सामान था या जो अब उसके पास बचा हुआ सामान है, तो क्लोजिंग स्टॉक में से जब ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया जाता है, इट मीन्स वो वस्तुओं का भंडार जो अभी उत्पादक के पास, प्रोड्यूसर के पास अभी स्टॉक में है। तो जो स्टॉक में परिवर्तन है उसका मतलब कि उसके पास अभी वो, उसके ऊपर जो किया गया खर्चा है वो इसमें ऐड किया जाता है, चेंज इन स्टॉक। और नेक्स्ट आपके पास है नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो जो भी हमारे एक्सपोर्ट हैं उसमें से अगर हम इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे, शुद्ध निर्यात, तो वो हमारा इसमें ऐड। तो हमें पता है कि एक्सपोर्ट क्या होते हैं, जो भी वस्तुएं और सेवाएं हम बाहर भेजते हैं, एक देश दूसरे देश को भेजता है। और इंपोर्ट्स क्या हैं? जो वस्तुएं और सेवाएं हम अन्य देशों से हमारे पास आती हैं। तो हमने इसमें नेट एक्सपोर्ट लिया, तो इट मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। तो देखो, फाइनल एक्सपेंडिचर में हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया था, जो कि एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें हमने लिया था ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वो दो तरह से होता है, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। फिक्स कैपिटल को हमने एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, और चेंज इन स्टॉक को ऐड किया है। और नेक्स्ट आपके पास है नेट एक्सपोर्ट्स। तो इनको एक्सप्लेन करने के बाद हम करते हैं कि हमारे पास जो जीडीपी है वो कैसे आएगी। तो वो क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसमें देखो हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमने दो चीज़ें ली थी, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, जिसे हम बोलते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण जमा स्टॉक में परिवर्तन जमा नेट एक्सपोर्ट्स। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमने डी डोमेस्टिक है उसको एन में चेंज करना है। तो एन में चेंज करने के लिए डोमेस्टिक घरेलू और एन का मतलब नेशनल, तो हम क्या करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड विदेशों में से जो हमें शुद्ध साधन आई है। अब कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमने नेट एक्सपोर्ट्स ऐड कर लिए तो हम यहाँ दोबारा से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्यों ऐड करते हैं। ये जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं ये हमने क्या लिए हैं कि जो भी एक वर्ष में, एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश के द्वारा जो भी उत्पादन पर खर्चा किया गया है, जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया गया है, एक्सपोर्ट्स माइनस और जो इंपोर्ट, जो हमने बाहर से इंपोर्ट किए, तो वो हमारा खर्चा होता है। अंतिम व्यय के रूप में हमारा वो फाइनल एक्सपेंडिचर है जो भी किसी देश के निवासियों के द्वारा, जैसे कि अब हमने
मैंने आपको बताया था कि जो कई बार लोग डायरेक्टली अब्रोड से परचेज कर लेते हैं या कुछ, तो हम जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो एक तरह से खर्चे के लिए हमने साथ लिया है। लेकिन जो नेशनल इनकम बनाने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो इसमें वो बाकी सभी चीज़ें भी शामिल होगी जो हमने नेट एक्सपोर्ट्स में नहीं ली है। नेक्स्ट है NNP एट मार्केट प्राइस। जी को अब हम एन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे घिसावट वे। और अब हमारे पास लास्ट जो हमारा मेन होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम हम निकालते हैं, तो ये अभी तक मार्केट प्राइस पे चल रहा था, बाजार कीमत, लेकिन अब हमें जो नेशनल इनकम है वो हमारी किस पे आती है, साधन कीमत पे, जिसको हम बोलते हैं NNP फैक्टर कॉस्ट। ये हमारी नेशनल इनकम है। तो इसके लिए हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये हमें पहले से ही पता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। इन दोनों के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखते हैं। तो दिस इज़ आवर एक्सपेंडिचर मेथड। तो GDP निकालने के लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करके और बाद में फिर हम NNP फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड, कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। तो फाइनल एक्सपेंडिचर इज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर्स ऑफ डबल अकाउंटिंग। जो भी हमारा डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम थी उससे दूर है ये वाला मेथड। तो कहते हैं कि जो दोहरी गणना की समस्या है उससे बचने के लिए हम केवल अंतिम वे की गणना करते हैं, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, सेकेंड हैंड गुड्स को भी हम इंक्लूड नहीं करते। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर। जो शेयर्स बॉन्ड्स पर एक्सपेंडिचर होता है उसको भी हम इसमें ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि जब ये पहली बार इसमें बिक्री में हुई होगी तो इसको हम तब हमें इसे ऐड किया होगा, लेकिन इनसे मिलने वाली जो कमीशन है उसको हम इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर। जो ट्रांसफ़र पेमेंट है उसके ऊपर जो भी उसको भी हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह की जो पेमेंट्स होती हैं वो किसी भी तरह की वैल्यू एडिशन को नहीं बढ़ाती हैं। तो दिस इज़ अवर एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।